अक्सर जब हम अपनी कुंडली देखते हैं या कोई हमें अपनी कुंडली दिखाता है तो हम उसमें राजयोग ढूंढते हैं। उच्च के ग्रह मिल जाएं, स्वराशि के ग्रह मिल जाएं, राजयोग आदि मिल जाए ताकि धन की जो हमारी अभिलाषा है वह पूरी हो सके। क्या अगर किसी कुंडली में उच्च के ग्रह नहीं है, स्वराशि का ग्रह नहीं है, राजयोग नहीं है, तो क्या ऐसा व्यक्ति अमीर नहीं हो सकता है? आज कुछ आपको ऐसे योगों के बारे में मैं बताने वाला हूं जो ग्रहों की प्लेसमेंट के अनुसार कुंडली में बनती है। ग्रहों के भाव और उनकी परस्पर एक दूसरे के दूरी के अनुसार बनने वाले कुछ ऐसे योग हैं जो बिना उच्च के, बिना स्वराशि के और कुंडली में राजयोग न होने पर भी व्यक्ति को महाधनी बना सकते हैं। इसके साथ ही साथ आज हम आपको यह भी बताएंगे कि आपकी जन्म कुंडली के कौन से ऐसे ग्रह हैं और कौन से ऐसे भाव हैं जो एक्टिव हैं और कौन से ऐसे भाव हैं जो न्यूट्रल हैं, पड़े हुए हैं, सोए हुए हैं। जिस प्रकार से हमारे परिवार में कोई सदस्य होता है, समाज में हम देखते हैं बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर लायबिलिटीज होती हैं, जिम्मेदारियां होती हैं। जिन लोगों के ऊपर लायबिलिटीज है, जिम्मेदारियां हैं, ऐसे लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं अपने जीवन में काम के प्रति। वहीं जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारियां नहीं होती हैं, लायबिलिटीज नहीं होती हैं, ऐसे लोग कुछ कम ही एक्टिव रहते हैं, स्वस्थ अवस्था में रहना पसंद करते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, जरूरत पड़ने पर ही काम करते हैं। वहीं लायबिलिटीज वाले व्यक्ति जो हैं हमेशा काम करना पसंद करते हैं। तो ऐसे ही हमारी कुंडली में भी भाव और ग्रह होते हैं जो एक्टिवेट होते हैं और स्लीपिंग मोड में होते हैं। आज इन चीज़ों को भी जानेंगे। इसके पहले कि मैं आपको आज के सूत्रों के बारे में बताऊं, उसके पहले आप यह जान लीजिए कुछ भारतीय राजनीति से संबंधित भविष्यवाणियां मैं आपको बताना चाहता हूं। इस साल के अंत तक, लगभग नवंबर तक, सत्तासीन दल, भाजपा दल कुछ बहुत विशेष कानून देश में लागू करने जा रही है। यूसीसी से संबंधित यानी सबके लिए सामान्य नागरिक संहिता कानून जो है उस पे बहुत तेजी से काम होगा। और साथ ही साथ जो ब्लैक मनी का इशू रहा है, 2014 में ही, शुरू में ही यह इशू रहा था और जिसको लेकर के 15 लाख रुपए का आज भी सबके खाते में जाने का मजाक बनाया जाता है। कुछ उस ब्लैक मनी से संबंधित बड़ी घटनाएं सामने आएंगी। जो अगला चुनाव होना है लोकसभा का, उसमें भाजपा लगभग अपने पुराने सभी वादों को चुनाव के पहले कंप्लीट करती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ एक साल लगभग पहले ही अरविंद केजरीवाल की कुंडली पर मैंने विश्लेषण प्रस्तुत किया था। उस समय शराब घोटाला या किसी भी प्रकार के घोटाले की कोई सुगबुगाहट नहीं थी। उस समय भी मैंने अरविंद केजरीवाल की कुंडली का विश्लेषण करके कुछ तथ्य दिए थे जो आज सत्य साबित होते जा रहे हैं। और उस कुंडली के विश्लेषण से मैंने यही रिजल्ट बताया था कि अरविंद केजरीवाल के पतन की शुरुआत हो रही है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बारे में भविष्यवाणी यह कहती है कि अक्टूबर के बाद से काफी कुछ परिवर्तन होगा और यह पार्टी अभी और भी घोटालों के आरोपों में घिरेगी और घोटाले सही भी साबित होते जाएंगे। जो चांडाल दोष बना है, जिसमें अभी मार्च से लेकर के और अक्टूबर तक के बीच की जो स्थिति है, चूंकि चांडाल दोष अपना 1 महीने पहले से ही प्रभाव देना शुरू कर देता है, इसलिए मार्च से ही इसको लेकर के अक्टूबर तक के बीच में सभी विपक्षी पार्टियां एक होंगी। सब एकजुट होने का भरपूर प्रयास करेंगे। जैसे जैसे जुलाई अगस्त आएगा तो इसमें काफी यूनाइटी दिखेगी और संविधान की दुहाई भी ज्यादा दी जाएगी। ऐसा लगेगा कि विपक्षी एकता बन गई है, सभी रजामंद हैं। लेकिन जैसे ही चांडाल दोष खत्म होगा, बृहस्पति महाराज राहु का साथ छोड़ देंगे, राहु राशि परिवर्तन कर लेगा, उसके बाद यह जो विपक्षी एकता है वह भंग हो जाएगी। वर्तमान समय में विपक्षी एकता में ममता बनर्जी सबसे ज्यादा आगे होकर के लीड करने का प्रयास करेंगी, लेकिन यह विपक्षी एकता भी राहु के राशि परिवर्तन के साथ ही अक्टूबर बाद टूट के बिखर जाएगा। अब आ जाते हैं अपने मूल विषय पे। आज जो पहला सूत्र है, आसान से सूत्र है जिसे आप अपनी कुंडली में देख करके या किसी भी कुंडली में देख करके धन योगों के बारे में जानकारी ले सकते हैं।
सबसे पहले नंबर पे आपको क्या देखना है, पहला सूत्र है, अगर किसी कुंडली में द्वितीय भाव और दशम भाव में कोई ना कोई ग्रह हो तो यह धन के लिए अच्छा हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर किसी की कुंडली में जो आज के टॉपिक्स में बता रहा हूं अगर ये चीजें नहीं है तो अगला व्यक्ति धनी नहीं होगा, हो सकता है अन्य योगों से होगा, लेकिन अगर कुंडली में बहुत बड़े राजयोग आदि नहीं है तो इन सूत्रों के प्रयोग से भी आप जान सकते हैं कि व्यक्ति धनी होगा। द्वितीय भाव में और दशम भाव में कोई ना कोई ग्रह हो तो व्यक्ति धनी होता ही होता है, ये पहला सूत्र है। द्वितीय भाव में इस उदाहरण कुंडली को आप देखिए, इस द्वितीय भाव में चंद्रमा की स्थिति है, इस कुंडली में चंद्रमा महाराज बैठे हुए हैं और दशम भाव में आप देखेंगे तो गुरु की प्लेसमेंट बनी हुई है। तो द्वितीय भाव और दशम भाव इन दोनों भावों में किसी भी कुंडली में ग्रह का होना कुंडली के कर्म और धन को एक्टिवेट कर देता है। बिना कर्म के धन नहीं आएगा और धन नहीं रहेगा तो आप कर्म करने के संसाधन भी नहीं बना पाएंगे। तो द्वितीय और दशम में ग्रह का होना ये पहला पॉइंट है। अगर इसी को और विस्तारित करें तो दूसरा सूत्र बन जाएगा जो इससे भी प्रबल योग बनाएगा। अगर द्वितीय भाव में कोई ग्रह हो और दशम भाव में भी कोई ग्रह हो, साथ ही साथ द्वितीय भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि हो और दशम भाव पर भी किसी ग्रह की दृष्टि हो, पहला सूत्र तो यह है कि दोनों भावों में ग्रह हो। दूसरा सूत्र है दोनों भावों में ग्रह हो और साथ ही साथ किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि भी हो तो उससे भी बड़ा धन योग बनेगा। इस उदाहरण कुंडली में द्वितीय भाव में चंद्रमा, दशम भाव में गुरु, पहला सूत्र कंप्लीट है। दूसरे सूत्र की परीक्षा करते हैं। दशम भाव में गुरु है और उस पे मंगल की चौथी दृष्टि जा रही है। दशम भाव पे मंगल की दृष्टि जा रही है। वहीं धन भाव पर केतु की दृष्टि जा रही है। केतु जो कि छठे भाव में है, 7, 8, 9 केतु की नौवीं दृष्टि पहुंच रही है। इसके अलावा मंगल की भी 8वीं दृष्टि पहुंच रही है। तो इस प्रकार से इस कुंडली में पहला सूत्र द्वितीय और दशम भाव में ग्रह का होना यह भी लागू हुआ और फिर उससे ज्यादा धन योग बनाने वाला सूत्र कि द्वितीय और दशम में ग्रह हो और दोनों भावों पर दृष्टि भी हो। अब यहाँ पे मंगल की दृष्टि है और कुछ ज्यादा ही अच्छी दृष्टि है। राजा के घर को देख रहा है, गुरु मित्र को देख रहा है, यहाँ चंद्रमा मित्र को देख रहा है, मंगल चंद्रमा का मित्र है। तो दूसरे योग भी यहाँ पे परिपूर्ण रूप से लागू हो रहे हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी कुंडली में ये दोनों सूत्र आजमाइए। पहला सूत्र मिलेगा तो भी व्यक्ति धनी होगा, दूसरा भी मैच कर गया दृष्टि वाला तो व्यक्ति के धन का लेवल कुछ ज्यादा ही ऊपर चला जाएगा। यह अच्छी बात है। ये एक सूत्र हो गया, 2 सूत्र कवर हो गए। अब आगे चलेंगे और आपको आपकी कुंडली में कितना बल है, बिना ग्रहों के उच्च और स्वाग्रही हुए, बिना संबंध बनाए कितनी अच्छी कुंडली है, ये अभी आपको पता चल जाएगा। एक चीज आप ये समझ लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर चंद्रमा है और यहाँ पर गुरु है। अगर किसी भाव में ग्रह होता है तो वह भाव एक्टिवेट हो जाता है। द्वितीय भाव में चंद्रमा है तो इनका धन भाव एक्टिवेट है और अगर गुरु है दशम भाव में तो ये दशम भाव भी एक्टिवेट है। अब अगर इस एक्टिवेशन को और भी अधिक करना है, सक्रिय करना है, तो भाव में ग्रह के साथ साथ अगर किसी ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो भाव का जो एक्टिवेशन है, एक्टिवनेस है, वह और भी बढ़ जाएगा। तो मंगल की दृष्टि से ये दोनों भाव इस कुंडली में प्रबल एक्टिव है। चंद्रमा ग्रह भी एक्टिव है, धन भाव भी एक्टिव है, गुरु भी एक्टिव है और कर्म भाव भी एक्टिवेट है। आगे इसी चीज को और विस्तार रूप से मैं बता रहा हूं। अगर कुंडली के किसी भाव में कोई ग्रह ना हो और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि हो तो वह भाव डीएक्टिवेट रहता है, वह भाव कुंडली में सोया हुआ रहता है, वह भाव कुंडली में स्लीपिंग अवस्था में होता है।
यानी वह जरूरत पड़ने पे ही वह भाव काम करता है, ऑलवेज वर्किंग नहीं होता, हमेशा एक्टिव नहीं रहता है। इस चीज को जान के रखना है। अब इस कुंडली में हम निर्णय कर लेते हैं पहले, और इसी प्रकार से आप अपनी कुंडली में या किसी की भी कुंडली में यह डिसाइड करिएगा कि कौन कौन से भाव और ग्रह एक्टिवेट हैं। इस कुंडली में लगन में शनि बैठा हुआ है, यानी लगन को ग्रह मिला हुआ है, तो लगन एक्टिवेट है। दूसरा भाव जो है चंद्रमा बैठा है, तो दूसरा भाव भी एक्टिवेट है। तीसरे भाव में ग्रह नहीं है, अगर ग्रह ना हो तो किसी ग्रह की हम दृष्टि देख लेते हैं। तो तीसरे भाव में ग्रह नहीं है और किसी ग्रह की पूर्ण दृष्टि भी हमें प्राप्त नहीं हो रही है, तो यहाँ पे तीसरा भाव एक्टिवेट होता नहीं दिख रहा है। कुंडली में सभी भाव एक्टिवेट हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन अधिक से अधिक भाव एक्टिवेट रहें, 8 से अधिक भाव एक्टिवेट रहें तो अच्छा माना जाएगा। कुंडली का चतुर्थ भाव एक्टिवेट है, क्योंकि इसमें कोई ग्रह तो नहीं है लेकिन ग्रह की दृष्टि है। दोनों सूत्र आपको आजमाना है, या तो ग्रह बैठा हो उस भाव में या किसी की दृष्टि हो, तो वह एक्टिवेट हो जाएगा। पंचम भाव को लेते हैं। पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है और पंचम भाव पर किसी ग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं आ रही है, तो एक तो इस कुंडली में हमारा थर्ड हाउस जो मिला ये एक्टिवेट नहीं है, और एक ये जो फिफ्थ हाउस है यह एक्टिवेट नहीं है। छठे भाव को देखेंगे तो छठे भाव में कई सारी एनर्जियां बैठी हुई हैं, ज्यादा ही एनर्जी है। सिक्स हाउस जो है यहाँ पे सिक्स हाउस काफी अच्छे से एक्टिवेट है। सेवंथ हाउस एक्टिवेट है क्योंकि यहाँ पे मंगल बैठा हुआ है। ईयर्थ हाउस जो है अष्टम भाव जो है इस पे चंद्रमा की दृष्टि है, इसलिए 8वां घर भी एक्टिवेट हो गया है यहाँ पे। नवम भाव को देखेंगे तो नवम भाव में कोई ग्रह बैठा नहीं है। इसके साथ साथ हम किसी ग्रह की अगर दृष्टि ढूंढते हैं तो यहाँ पर किसी ग्रह की हमें दृष्टि प्राप्त होती नजर नहीं आ रही है, तो इस कुंडली में यह भाव भी एक्टिवेट नहीं है। दसम भाव एक्टिवेट है क्योंकि यहाँ पर गुरु बैठा हुआ है। वहीं अगर हम एकादश भाव को देखते हैं, और वैसे दसम पे शनि की दृष्टि भी है, मंगल की दृष्टि भी है, अगर ग्रह बैठा है और ग्रह की किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि भी है तो वह भाव ज्यादा ही एक्टिवेट है। एक्टिवेट का मतलब यह नहीं है कि वह भाव अच्छा ही फल दे देगा, अच्छा या बुरा जो कुछ भी उसमें होगा वो आपको मिलेगा पूर्ण रूप से जीवन में, ये कहने का मतलब है। शेष ग्रह का पीड़ित होना और ग्रह का अच्छी अवस्था में होना डिसाइड करता है। पीड़ित होना ग्रह का और अच्छा होना, इसके लिए आपको पहले से ही वीडियोस बने हुए हैं, आपको वहां से सीखना चाहिए। तो यहाँ पे एकादश भाव को अगर हम देखते हैं तो यहाँ कोई ग्रह हमें नहीं मिल रहा है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि जा रही है। अब हम अगर देखते हैं 12th हाउस, तो यह पूर्ण रूप से एक्टिवेट है क्योंकि प्लैनेट भी है और दृष्टि भी है। अब इस कुंडली में हम अगर 12 में से 4 भाव निकालते हैं तो हमें कितने भाव मिल गए? 8 भाव मिल गए, जो कि एक्टिवेट अवस्था में इस कुंडली में है। इस कुंडली में 8 भाव एक्टिवेशन में है। अगर 8 भाव एक्टिवेशन में हो तो अच्छा है। धीरे धीरे जितना नीचे जाएगा 7, 6, 5 उतना ही रिजल्ट कम प्रभावी हो जाएगा। यानी उस व्यक्ति की कुंडली अगर स्लीपिंग है, एक्टिवेट नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो कुंडली मतलब हम स्वयं ही होते हैं। जिस जातक की कुंडली होगी उसका जीवन भी उतना ही उसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा निष्क्रिय होता जाएगा, जरूरत पड़ने पर ही काम करेगा, ना कि उसके अंदर जोश जील काम करने का हमेशा बरकरार रहे, यह स्थिति बनती है। अब एक चीज और यहाँ पे आपको समझना होगा, कुंडली के अधिक से अधिक भाव के एक्टिवेशन को आपने निकाल लिया, अब ग्रहों के भी एक्टिवेशन को आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगर कुंडली में कोई ग्रह अकेला बैठा है और उसके ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है तो वह ग्रह भी एक्टिव नहीं रहता है। जैसे भाव के लिए शर्त क्या है, भाव एक्टिव हो उसके लिए भाव में ग्रह का होना जरूरी है या फिर उस भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि का होना जरूरी है, तब वह भाव एक्टिव हो जाता है। इसी प्रकार से कोई ग्रह जो है हमारी कुंडली में नॉर्मल बिहेवियर में रहेगा कि एक्टिव रहेगा, फुर्त रहेगा,
कि सुस्त रहेगा, इसके लिए आप यह देखिए, अगर कुंडली में किसी ग्रह के ऊपर किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि हो या उसके साथ में कोई दूसरा ग्रह हो तो वह ग्रह एक्टिवेट होता है। हम लगन से ही इसी कुंडली में शुरू करते हैं। लगन में शनि महाराज बैठे हुए हैं, शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि है, तो शनि एक्टिवेट हो गए। भाव तो ऑलरेडी एक्टिवेट था, प्रथम भाव, क्योंकि शनि बैठा था। भाव जो है ग्रह की दृष्टि और ग्रह के बैठने से एक्टिवेट होगा, और ग्रह जो है किसी दूसरे ग्रह का साथ पाके या दृष्टि पाके एक्टिवेट होगा। चंद्रमा भी एक्टिवेट है यहाँ पे, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर गुरु मंगल की दृष्टि है, साथ ही साथ केतु की भी दृष्टि है, तो चंद्रमा भी ज्यादा एक्टिवेट है। यहाँ इस भाव में जितने भी ग्रह बैठे हैं सभी एक्टिवेट है, क्योंकि अकेला नहीं है, यहाँ पे ग्रहों का समूह बना है, एक दूसरे के कारण यहाँ पर सभी ग्रह एक्टिवेट हो रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं। सूर्य सोचेगा कि अगर मैं सुस्त पड़ा तो ये लोग आगे निकल जाएंगे, शुक्र भी यही सोचेगा, बुध भी। तो इसी चक्कर में जब कई ऊर्जाएं एक साथ मिलती हैं तो हर ऊर्जा अपना प्रभुत्व बनाने के लिए वह श्रम करती है, इसलिए यहाँ पर सभी ग्रह एक्टिवेट है। यहाँ पर मंगल भी एक्टिवेट है, क्योंकि मंगल के ऊपर शनि ग्रह की दृष्टि है। गुरु भी एक्टिवेट है, क्योंकि मंगल की दृष्टि है। राहु भी एक्टिवेट है, क्योंकि यहाँ से 4 ग्रहों की दृष्टि है। तो एक सूत्र आप और याद करेंगे, भाव में हमने लिया है 8, कि कम से कम 8 भाव एक्टिव हमें मिले तो बहुत ही अच्छा है। इसी प्रकार से अगर 9 के 9 ग्रह हमें एक्टिव मिल जाएं तो हम उसे सुपर मानेंगे, वह बहुत ही अच्छा प्रभाव देगा। जितने ही कम ग्रह एक्टिवेट होंगे, 9 ग्रहों में कम से कम मेजॉरिटी कितने की होगी, 50% से अधिक, यानी कि कम से कम 5 ग्रह एक्टिवेट रहेंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 6 एक्टिवेट होंगे तो और बेहतर, 7 और 8 और 9 पे तो एकदम पूरे 9 के 9 ग्रह हमारी कुंडली में एक्टिव रहते हैं। तो इस प्रकार से भी अगर जितने भाव अधिक हैं एक्टिव और जितने ग्रह एक्टिव हैं, उतना ही व्यक्ति भले ही राजयोग कुंडली में ना बने, उच्च के ग्रह ना हो, व्यक्ति धनी होगा, सुखी होगा, सम्मानित होता जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको और समझाना चाहूंगा, अगर कुंडली में अलग अलग भावों में ज्यादातर ग्रह हो तो वह स्थिति ज्यादा अच्छी होती है। अगर कुंडली में एक ही भाव में 2 भाव में ज्यादातर ग्रह बैठते हैं, जैसे हमने बहुत सारी कुंडलियों में देखा है 5 ग्रह 6 ग्रह तक एक साथ युति कर जाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, जिस भाव में अधिक ग्रह की युति होगी वह भाव तो ओवर एक्टिव हो जाएगा। अगर एक ही भाव में ज्यादातर ग्रह है, जैसे इसी कुंडली में 6ठे भाव को लीजिए, तो इन 6ठे भाव में स्थित ग्रहों की 7वीं दृष्टि कहाँ जाएगी, 12th हाउस पर जाएगी। यानी ज्यादातर ग्रह अगर एक भाव में होते हैं तो वे एक ही भाव को एक्टिवेट करते हैं। गुरु की दृष्टियां 5-9 होती है, मंगल की 4-8 भी होती है, शनि की 3 और 10 भी होती है, और 7वीं सबकी होती है। तो अगर ग्रह अलग अलग भावों में रहेंगे तो इस बात की संभावना बढ़ जाएगी कि ग्रहों की 7वीं दृष्टि जो है वो अलग अलग भावों पर पड़ेगी। लेकिन जब ज्यादातर ग्रह एक ही भाव में होंगे तो उनकी 7वीं दृष्टि एक ही भाव पर जाकर पड़ेगी, जिससे इस बात की संभावना बढ़ेगी कि अन्य भावों पर कम दृष्टियां पड़ पाएं। तो यह भी एक चीज हमें देख लेना चाहिए। अब मैं आपको एक और रोचक सूत्र बताने चल रहा हूं। आप अपनी कुंडली में, जन्म कुंडली में, यानी जिसे आप लग्न कुंडली बोलते हैं, उसी कुंडली में आप अपने लग्न को ले लीजिए। लग्न कुंडली को देखिए, उसी के साथ साथ चंद्र कुंडली को देखिए और सूर्य कुंडली को देखिए। आप सभी जानते हैं कि लग्न, सूर्य और चंद्र ये कौन से चीजें हैं, ये भोक्ता हैं, ये भोग करते हैं, सभी फलों का भोग यही करते हैं, और अन्य भाव और ग्रह देते हैं, ये रिसीवर हैं। तो आप अपनी कुंडली में लग्न से द्वितीय भाव और दशम भाव को देखिए, क्या वे दोनों एक्टिवेट हैं। जो पहला सूत्र मैंने बताया था वही आपको देखना है। इस कुंडली में लग्न से द्वितीय भाव और दशम भाव एक्टिवेट है। सेम चीज आपको चंद्रमा से भी करना है।
चंद्रमा से देखिए क्या द्वितीय और दशम भाव एक्टिवेट है। चंद्रमा से द्वितीय भाव यह हमें मिलता है और दशम भाव चंद्रमा से हमें यह मिलता है। इस कुंडली में चंद्रमा से द्वितीय भाव एक्टिवेट नहीं है और चंद्रमा से दशम भाव भी एक्टिवेशन में नहीं आ रहा है। वहीं सूर्य से फिर हमें देखना होगा। सूर्य से इस कुंडली में सूर्य यहाँ पे है, सूर्य से द्वितीय भाव एक्टिवेशन में है, द्वितीय भाव एक्टिवेट है, लेकिन सूर्य से जो दशम भाव होगा वह एक्टिवेट नहीं है। तो अगर तीनों जगह से एक्टिवेट हो जाएं हमारे द्वितीय भाव और दशम भाव तो यह योग अच्छा होता है। अगर एक योग नहीं मिल रहा है तो आप दूसरे योग पर विचार कर सकते हैं। दूसरा योग मिल रहा है तो वहां से आपको मदद मिल जाएगी। किसी भी व्यक्ति का भाग्य कितना सोया हुआ है, भाग्य कितना जग रहा है, इस चीज को जानने के लिए आप अपनी लग्न कुंडली से नवम भाव को लीजिए और नवम भाव के स्वामी को लीजिए। क्या क्या लेना है? लग्न से भाव को लेना है, नवम भाव को, और भाव के स्वामी को देखना है कि क्या ये दोनों एक्टिवेट हैं। चंद्र कुंडली से भी हमें नवम भाव को लेना है और नवम भाव के स्वामी को लेना है। इसी प्रकार से सूर्य कुंडली से भी नवम भाव को लेना है और नवम भाव के स्वामी को लेना है और देखना है कि इसमें से कितने एक्टिव हैं। लग्न से शुरू करते हैं और यहीं पर आपको समझाते हैं। लग्न कुंडली से नवम भाव यहां पर आया, यहां पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो लग्न कुंडली से हमें भाव मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, 9th हमें लेना है। लग्न कुंडली से 9th भाव जो है, 9th हाउस जो है वो एक्टिवेशन में नहीं है, वह एक्टिव नहीं है। जरूरत पड़ने पर काम करेगा, अन्यथा नहीं। भावेश को लीजिए। नवम भाव में 4 नंबर की गिनती है। 4 का स्वामी कौन होता है? चंद्रमा। चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि है तो भावेश यहाँ पर एक्टिवेट है। अब इसी प्रकार से चंद्रमा से लीजिए आप नवम भाव को और नवम भाव के स्वामी को। लग्न कुंडली से अभी मैंने लिया, अब चंद्र कुंडली से। चंद्रमा यहाँ पर है, यहाँ से 9th हाउस गिनिए। 7 8 7 ये हो गया, 8 ये हो गया, 9 ये हो गया। चंद्रमा से नवम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है? गुरु बैठा हुआ है, तो भाव एक्टिवेट है क्योंकि भाव में हमें ग्रह मिल गया। भाव का स्वामी कौन है? 5 नंबर की गिनती लिखी हुई है, तो भाव का स्वामी कौन हुआ? सूर्य हुआ। सूर्य के साथ में 3 ग्रह बैठे हुए हैं, अकेला सूर्य नहीं है। ग्रह अकेला होगा या किसी की दृष्टि नहीं होगी तो वह एक्टिव नहीं रहेगा। तो यहाँ पे सूर्य भी एक्टिव है, हमने इसको भी ओके कर लिया। इसी प्रकार से हम सूर्य कुंडली से देखेंगे। अब सूर्य कुंडली हमारी जहां पर सूर्य बैठा हुआ है वह होता है, सूर्य से हम लेंगे नवम भाव को। सूर्य से हमारा नवम भाव 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सूर्य से नवम भाव में चंद्रमा बैठा है तो भाव एक्टिवेट है। भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है? गुरु है। गुरु पे मंगल की दृष्टि है तो भावेश भी एक्टिवेट है। यहाँ पर हमने कितने चीजों को लिया है? 1 2 3 4 5 और 6 चीजों को हमने लिया है। अब 6 का अगर हम 50% करेंगे तो 3 चीजें होती हैं। अगर 3 जगह पर हमें ये चीजें मिल जाएंगी तो 50% चीजें हमें एक्टिव मिली, यानी लाइफ जो है औसत चल जाएगा, यानी गरीबी नहीं रहेगी, भाग्य हमें गरीबी में नहीं ढकेलेगा। वहीं अगर 3 से अधिक यानी मैक्सिमम मिल जाए, यहाँ पर हमें 5 मिले हुए हैं। 6 में से कितने मिल गए हैं? 5। 1 2 3 4 5। 6 में से 5 पॉइंट्स हमारे 5 भाव और भावेश हमें अच्छे मिले हुए हैं, तो इसलिए हम इसे वेरी गुड की संज्ञा में रखेंगे। यहीं पर अभी जब हमने इसके पहले का सूत्र लिया था, लग्न सूर्य और चंद्र से द्वितीय भाव को लिया था, वहां पर पॉइंट्स कम थे, वहां भी पॉइंट्स देख लीजिए, ऐसे यहां भी देख लीजिए। इसी प्रकार से आप कैलकुलेशन करिए। अगर एक जगह से अच्छा है तो भी आप सुखी धनी हो जाएंगे। अगर लग्न से, सूर्य से और चंद्र से द्वितीय भाव और भावेश एक्टिवेट होगा और लग्न सूर्य चंद्र से नवम भाव भावेश एक्टिवेट होगा
तो आप बहुत ही ऊंचाई पर चले जाएंगे। इसी प्रकार से आप अपने किसी भी भाव के एक्टिवेशन को जान सकते हैं। लग्न, सूर्य और चंद्र से भाव और भावेश को के एक्टिवेशन को देखिए। जन्म कुंडली में अधिक से अधिक ग्रह एक्टिवेट हों, अधिक से अधिक भाव एक्टिवेट हों, तो आपके लिए यह सारे योग बहुत ही सुखद और अच्छे जीवन देने वाले बन जाते हैं। इस चीज का आपको ख्याल रखना चाहिए। अगर एक ही भाव में ज्यादातर ग्रह बैठते हैं तो वे हमें कम से कम भावों को और कम से कम ग्रहों को एक्टिवेट करते हैं। तो इसलिए अलग अलग भावों में ग्रहों का होना कुछ ज्यादा ही अच्छा योग निर्मित करता है।